हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का द्विमय क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। ये आपकी संविधान की तीसरी क्लास आप सभी के समक्ष रखी और प्रस्तुत की जा रही है। तो इस क्लास को देखने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को सेशन लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देना है। ये आप सभी लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस सुबह शाम 4 PM पर आपको ये क्लास मिलती है। तो आप सभी लोग 4 PM का वेट किया करें और तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये आपके यूपी या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं भिन्न भिन्न एग्जामों के पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन बने उनको यहाँ पर कराया जा रहा है। साथ में मतलब आप कह सकते हैं कि लेखपाल के एग्जाम के लिए फोकसली किसके लिए, लेखपाल का एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए ये फॉर्म आप अब ये क्वेश्चन आंसर आपके कराए जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको उपलब्ध होगा। बस अब आपको क्या करना है कि क्लास को कंटिन्यू बढ़िया इत्मीनान से बैठ करके जितनी देर की ये क्लास हो देख लीजिएगा। आप 2 की स्पीड में करके देखिएगा, लेकिन क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे तो उसका मजा और उसमें आप 2 4 6 क्वेश्चन नए खोजने का प्रयास करिएगा। आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। साथ में अगर आप यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं या आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं या आप यूपी होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोग इसके लिए भी क्लास देख रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट 2026 के लिए अगर होने वाला है या जब भी फॉर्म आएगा उसके लिए क्लास देख रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा पॉलिटी की इस अंतिम क्लास में हम आपको प्रवेश कराते हैं और ले चलते हैं इस राज व्यवस्था की नगरी पर और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आज का टॉपिक है राजनीतिक दल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजनीतिक दल से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी इसके बारे में पीछे एक क्वेश्चन आया था, उस पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा था। आगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या आपके मार्क्सिस्ट या फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ आपके मुनेत्र कड़गम या बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी तो है और पूछा कहाँ गया, लोअर एग्जाम आपका हुआ था री एग्जाम 2019 में। तो यहाँ पर आप कहेंगे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी नहीं है। वर्तमान में भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, ये याद कर लो। 6 राष्ट्रीय पार्टियां, उनके पहचान चिन्ह और क्या क्या है देखिएगा। पहली कहा गया राष्ट्रीय पार्टियां बहुजन समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे 1984 में और आपका इसका जो प्रतीक चिन्ह है या चिन्ह है वो हाथी है। भारतीय जनता पार्टी तो आप कहेंगे 1980 में कमल का फूल है। इसी को आप सभी लोग बीजेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजेपी, ठीक है ना, मोदी सरकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, हाथ का पंजा, ठीक है। मार्क्स कहा गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, हंसिया हथौड़ा एवं तारा एक साथ इसमें है। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में और इसका जो चिन्ह है वो पुस्तक है। और फिर आती आम आदमी पार्टी 2012 में, इसको दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और इसका प्रतीक चिन्ह झाड़ू है। क्या है? झाड़ू है। आगे आते हैं। कहा गया एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें, 11 सीटें जीतता है तो यह सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। कितनी सीटें? कम से कम 11 सीट, 11 सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से, जरूरी नहीं कि एक राज्य से, 3 विभिन्न राज्यों से भी जीत सकते हैं। अब देखो और भी कुछ बताए गए हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है कि लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। या लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा के कुल 4543 सीटों में 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती जानी है या जीती गई होनी चाहिए। अथवा या कहा गया उसे कम से कम 4 राज्यों में 4 राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष में हुई थी। अब भी बताया भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके कहा गया जगत प्रकाश नड्डा एवं सदस्य दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन कुछ यूं रहा। अब क्वेश्चन एक टॉपिक है आपका, क्या टॉपिक है? कहा गया संविधान के भाग, कुल भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। वर्तमान में भाग कितने? 25 हैं, लेकिन मूल भाग पूछ लिया जाए तो 22 हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो आप कहेंगे कुल अनुच्छेद 395 है, लेकिन अगर आप पूछ लिया जाए मूल अनुच्छेद कितने? 395। वर्तमान में कितने? 450 प्लस अनुच्छेद है। अनुसूचियां, मूल अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। चलिए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वह एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। कब लागू होता है? कहा गया आर्टिकल 348, 338, 359, 358। तो आप क्या बोलोगे? वाह एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान क्या? तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत। वह और आंतरिक दोनों तरह के आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 लागू होता है, जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके निलंबित करने का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 358 केवल वह आपातकाल लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है। राज्य की परिभाषा किस संविधान में दी गई? आर्टिकल 12 में। कहां पर दी गई? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 किस में आता है? मूल अधिकार में आता है, या आप मौलिक अधिकार भी इन्हें कह सकते हैं। मूल अधिकार में आपने देखा होगा मूल अधिकार आपके भाग नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की चर्चा की जाती है और ये यूएसए से लिए जाते हैं। कहां से? यूएसए से। तो कहां पर? आर्टिकल नंबर 1 के तहत। पेट 2025 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी, जो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें भारत सरकार द्वारा भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य सभी प्राधिकारी शामिल हैं। भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस सूची में दी गई है? अब बताओगे सही आंसर क्या हो? किस अनुसूची में? केवल संघ सूची में, केवल राज्य सूची में, केवल समवर्ती सूची में, या केवल आपके जिला सूची में? बताएंगे किस में दी गई है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो केवल संघ सूची में। भारत के संविधान में कानून कहा गया सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में रखा गया। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। इस अनुसूची में 3 अनुसूचियां का उल्लेख है। किसका है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची का। आगे आते हैं। ये यहाँ पर अलग से दी गई कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। ठीक है। ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सके उनको संघ सूची, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सके उसे राज्य सूची। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं और इन पर कानूनों पर केंद्र और राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ही बनाए गए कानून मान्य होते हैं। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल होगा? अब बताओगे आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 30? बताएंगे कौन सा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 बताता है। कौन बताता है? आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी कहा गया विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश वंचित नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? आर्टिकल 21 करता है। कौन करता है? आर्टिकल 21 विदेश यात्रा। मेनका गांधी वाद में बताया गया था। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। मेनका गांधी केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और आत्मनिर्णय रचनात्मक चरित्र का पोषण करता है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के
कहा गया आपके असुरधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है भैया, बताएंगे कहां पर। आर्टिकल 141, 130, 142, 148। आर्टिकल 142 के तहत हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में अनुच्छेद 142 के तहत कहा गया शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2023 के मामले में विवाह के कहा गया आपके असुरधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। क्या दिया? तलाक का अधिकार दिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 338। अगर यहाँ पर एसटी की बात की गई, एससी की बात की गई है, एसटी आयोग अगर पूछ लिया, एससी आयोग अगर पूछ लिया जाता एसटी आयोग, तो आर्टिकल नंबर 338 ए के तहत ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। टोटल 5 लोग होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। नियमानुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का। आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। और क्यों नहीं कर रहे हैं? यूपी पुलिस की आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ही जल्द एक एक सब्जेक्ट की क्लास लेकर आने वाले हैं, तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। आइए, कहा गया किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता? आर्टिकल 359 के तहत। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके को भी निलंबित किया जा सकता है, मतलब बाकी सभी को। आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। आर्टिकल 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति तथा अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है, याद करके रखो। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? पशुधन, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य या साइबर कानून। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर साइबर अपराध, पहले साइबर अपराध नहीं हुआ करते थे आजादी के टाइम पर। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची नामक 3 अनुसूचियां दी गई। जो विषय इन तीनों अनुसूचियों में नहीं सम्मिलित हैं, वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, यह संसद के पास है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आर्टिकल नंबर 110 करता है। आर्टिकल नंबर 112 आपके वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जो आमतौर पर हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? आ जाइए भाई। कहा गया है आपके अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई। किसकी? धन विधेयक की बात कही जाती है। ओके। परिभाषित किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि धन विधेयक अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक है या नहीं, कोई विवाद उठता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं आर्टिकल नंबर 111 किससे संबंधित होगा? आप में से जितने लोगों को आता है होमवर्क के तौर पर करें, या फिर आप क्या कहेंगे कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमत से संबंधित है। ठीक है, सहमत से संबंधित। किसकी? प्रेसिडेंट की सहमत से संबंधित है। याद रखेंगे क्या? अगर आता है तो होमवर्क के तौर पर आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? तो संघ की राजभाषा के बारे में। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राज्य की राजभाषाएं आर्टिकल 345 में है। कहां पर? 345 राज्य की भाषाएं। विधायी मामलों में किसमें कहा गया है? विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। किसमें? विधायी मामलों में। धन, संविधान, संशोधन या समेकन। तो आप क्या बोलोगे? धन, धन, धन। तो धन में केवल कहां जाएगा? लोकसभा। विधायी मामलों में लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है तथा धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन आर्टिकल नंबर 110 में है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को इस संपूर्ण शक्ति प्राप्त है तथा इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। क्या होगा? प्रावधान भी नहीं है। यहां तक पकड़ लो भाई। आगे आते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आता है और देखिएगा, आप सभी लोगों से हम ये कहते हैं बस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फ्री सब कुछ दिया जाता है और पूरी कोशिश है कि आपको वो सब कुछ दिया जाए। आइए, ओके, चलिएगा, पकड़ते हैं भाई, पकड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी सब कुछ दिख रहा है। हाँ चलिए, ओके ओके, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ओके चलिए, कहा गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी? वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी? 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। मतलब आपको मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये बाद में 4 जोड़ी गए थे। ठीक है, आ दो भाई, आगे आता है। यह अनुसूची दी गई है और अनुच्छेद दिए गए, इनको एक दूसरे से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। चलिएगा, तो और ऊपर करते हैं ताकि आपको ऐसे शायद चौथा भी दिख जाए। चलिएगा, हाँ बिल्कुल। तो आप कहेंगे यहां पर आर्टिकल 15 से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। आर्टिकल 15 मतलब दूसरा। कारखानों में बालक में नियोजन का प्रतिशत। आर्टिकल 24 मतलब तीसरा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 मतलब आपका पहला। अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 17 मतलब आपका चौथा। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो क्या बोलोगे? 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन। कब? 1985 में। कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी जी। आगे आते हैं, ठीक है। अब आप 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगा केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया था। ओके, 15% उसकी बात की जा रही। 5वीं अनुसूची अनुसूची क्षेत्रों या 5th शेड्यूल एरिया वाले जिन कितने राज्य पंचायत अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तृत है से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? बताएं कितने? आपके 9, 10, 7, 13। तो आप कहेंगे 10 क्षेत्र आते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। कहा गया पंचायतों या अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 में पेशा के नाम से जाना जाता था। यह कानून 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में लागू थे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। अब विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया दिया गया कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त कर सकती। आर्टिकल नंबर 249। वही बात यहां पर लिखी है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय? आर्टिकल 23। ढूंढो भाई, 23वां कौन सा? 23वां कहा गया है भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध लगाता है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। और आर्टिकल 26 कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 14। ठीक है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति, विदेशी या भारतीय नागरिक को विधि कानून
कि समझ समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार ब्रिटेन से तथा विधि का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद कर लो, समता का अधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो आप क्या बोलोगे? अमेरिका से। पकड़ लो भैया, पकड़ लो। अगर पकड़ पा रहे हो, पकड़ लो भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना पकड़े आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 287 का कहा गया संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, तो भारत की नागरिकता, ठीक है। अब भारतीय राज्यों की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, है ना। अब ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, ये प्रश्न हो सकता है। भारतीय राज्यों की सीमाएं कितने देशों से लगती है, ये हो सकता है अलग अलग, ठीक है। भारत की नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसद द्वारा भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो जन्म से, एक वंश परंपरा से, एक पंजीकरण से, एक देशीकरण से, एक भूमि के अर्जन के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में से किस पहलू से बात की गई? चुनाव से। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। पंचायतें भाग नंबर 9 में पहुंच जाएंगे आप लोग। कहां पर? अनुसूची नंबर 11 में, भाग नंबर 9 की तरफ, लोअर में पूछा गया है। भाग नंबर 15 में, तथा यह एक संवैधानिक स्वतंत्र एवं स्थानीय निकाय है। आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसकी मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख है? आर्टिकल 324 में। कहां पर? भैया ऐसे प्रश्न तो रटे होने चाहिए भाई ना, कोई दिक्कत नहीं है। 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 से किसकी व्याख्या करता है? तो आप क्या बोलोगे? राज्यपाल की, मौलिक कर्तव्य की, और भूमि सुधार की, पंचायती राज प्रणाली की। किसकी? पंचायती राज प्रणाली की। सही है क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या कहा गया। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, भाग 4 के अनुच्छेद 51(4) में, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य तथा अनुसूची 9 में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया, जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। स्पीड के साथ कोई टाइम पास नहीं होगा आपके साथ आपकी इस क्लास में, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती है ताकि आप लोग बिल्कुल अपना टाइम बचा सकें, टाइम मैनेजमेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 291 आ गया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को आरंभ किया? आर्टिकल 18 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य, सेना, विद्या संबंधित सम्मान का प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? राज्य से, धर्म से, मूल वंश से, जाति से, लिंग से, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। मतलब कोई राज्य, जैसे हम लोग नहीं, मतलब लोग ऐसे कहते थे यार बिहार का है, इसको धर्म, अरे ये तो SC ST, मतलब धर्म, ये तो हिंदू मुस्लिम या ईसाई बौद्ध जैन धर्म है। मूल वंश, जैसे कहें कि अरे ये तो यादव वंश के हैं, यादव वंशज चले आ रहे हैं। जाति, जैसे हम लोग धर्म के अंदर ही जाति में भेदभाव है, जाति। लिंग, जैसे अरे ये महिला है, ये क्या करेगी, अरे ये पुरुष तो बड़ा टिड्डी सा है, ये क्या कर पाएगा ना। जन्म स्थान, मतलब किसी, जैसे कह दिया जाए कहीं पिछड़े वर्ग या कहीं पिछड़े स्थानों पर जन्म हुआ है कि तो उसको जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 लोक का अगर राज्य लोक नियोजनों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रावधान, मतलब सरकारी नौकरियों में आप सभी लोगों को या हमको एक ही अवसर दिया जाए। ये नहीं हम टीचर हैं या हम पढ़ा रहे हैं तो हमको आप 5 की जगह 7 अवसर दिए जाएंगे, हमें भी 5 मिलेंगे और आपको भी 5 मिलेंगे। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान, मतलब छुआछूत का अंत। आजकल तो जाति में छुआछूत हो रही है
है ना, जात में, या आपके आजकल अमीरी और गरीबी में छुआछूत हो रही है, या आजकल गोरे और काले में छुआछूत हो रही है। यही छुआछूत तो हुई थी ना, तो आजादी के लिए जब लड़ा गया था, जब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, जा रहे थे, ठीक है ना, तो वहीं से लड़ाइयां एकदम प्रबल, काला है गोरे डिब्बे में कैसे बैठ गया, है ना, तो आप देख सकते हैं। आगे, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की बात कही गई। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 एक के अनुसार संघ तथा राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का होगा। आर्टिकल 315 के सब आर्टिकल 2 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय, आर्टिकल 315 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 293, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताओ भाई, क्या बोलोगे? 48 से 49 या 50? तो क्या बोलोगे? 49। क्या? 49, आर्टिकल 49। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने से संबंधी है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो आयरलैंड से लिए गए। 48 में कृषि और पशुपालन का, गाय के वध पर रोक। 48 का में पर्यावरण एवं संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में तो 6वीं अनुसूची। कौन सी? तो आप कहेंगे 6वीं अनुसूची। चलिएगा, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबद्ध। 4वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन या स्थानों का। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बाकी सभी राज्यों में, ये 4 राज्य छोड़कर। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहत्था के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में, संघ भाग 5 में है, तो बचा क्या? भाग 2, नागरिकता। 5 से लेकर 11 तक में भारत में नागरिकता के प्रावधान करता है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता प्रदान: जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि अर्जन से। ठीक है, आ जाओ भाई। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके बाकी सभी अनुसूची नंबर 5 में है। ठीक है ना। अनुसूची 9 भूमि सुधार से, अनुसूची 8 भाषा से, अनुसूची 4 राज्यों में सीटों का आवंटन से। वही बात कही गई, पूरी बता दी गई। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, अगर यही बात राज्यपाल की पूछ ली जाती तो आर्टिकल 213 के तहत। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की ही भांति विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है ना, सीधी सी बात, बस इतना ही याद करना है। लेखपाल में इससे ज्यादा लंबा लिंदी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रकाशन से संबंधित? अब बताओगे सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 244। किससे? आर्टिकल 244। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? कौन सा अनुच्छेद कहता है? 81 कहेगा नहीं, 59 है नहीं, 80 है नहीं, 75 है। कौन सा? आर्टिकल 75 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75
1 में लिखा गया राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों को मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए। आर्टिकल 75(1) के का के अनुसार मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 300 में आगे कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश, अभी तो बताया था आर्टिकल नंबर 213, अगर राष्ट्रपति पूछता तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत, और अगर आपके राज्यों का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण पूछता तो आर्टिकल नंबर 212 में है। ओके, चलो, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि किन तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। यदि विधानमंडल अध्यादेश को पारित न करे तो राज्यपाल इससे कभी भी वापस ले सकता है। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का, बाकी सब आपके संघ सूची का विषय। परमाणु ऊर्जा विदेश मंत्रालय विदेश मामले तथा युद्ध और शांति संघ सूची का। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां, संघ सूची में 100 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट तथा समवर्ती सूची में 52 है और अनुच्छेद 246 में इन सब का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक संशोधन हुआ है, वो है 42वां, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में समाजवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्रात्मक साधनों में समाज के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय शब्दावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। ध्यातव्य कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई गलत पढ़ा जाए तो आप उसे समझ पाए कि हाँ ये गलत पढ़ा गया है ना। राष्ट्रीय प्रतीक क्या आते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक। चलिएगा देखते हैं क्या क्या प्रश्न यूपी SSSC ने पूछ रखा है नेशनल आपके एम्बल से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है? कहीं पर 3:2 दिखे, क्या दिखे? 3:2। भारतीय राष्ट्रीय क्या गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो यही है। चलिएगा 3 36 पट्टियां हैं जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 समान दूरी पर तीलियां हैं जो अशोक चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 और 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार कहा गया आपके अबेकस पर 4 से एक के बाद एक जुड़े हैं। अबेकस के कहा गया चित्रवल्ली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्र के बीच से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के कहा गया आपके चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं है? बाघ, बैल, हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा। बताओगे सही आंसर क्या होगा? दौड़ता हुआ घोड़ा। क्या बोलोगे? बाघ नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। इनको धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाली पट्टी में 4 पशु जिनमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह बने हैं। हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह बने हैं, बाघ नहीं है। ठीक है। भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो आप क्या बोलोगे? गहरा नीला है। ठीक है। सब कुछ बता दिया गया है। अब आपको अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ठीक है, आ जाओ।
कहा गया वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है? किस फल को? तो आम। कौन सा फल है? आम। आम खाओ भाई। आम के दाम, आम खाओ भाई, गुठलियों के दाम मत सोचो, ठीक है। कहीं कहीं कहा जाता है आम तो आम, गुठलियों के भी दाम, है ना, जब दोहरा लाभ होता है। भारत के राष्ट्रीय फल आम को वर्ष 1950 में अपनाया गया था। आम का वैज्ञानिक नाम आपके मैग्नीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के, किसके? भारत के। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया था? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया है। अब आता है आपका विविध, ठीक है, मिसलेनियस। अभी तक जो बने, जो पूछे गए, उनसे जुड़े जुड़ाए कुछ कुछ हो सकते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना, चलेगा। कहा गया मिसलेनियस, देखते हैं भाई। प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच का समय का अंतराल कहा जाता है। तो शून्यकाल, क्या बोल के? 0 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद को प्रस्तुत की गई थी कब? राष्ट्रीय कृषि नीति यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 का क्वेश्चन है भाई। तो कब प्रस्तुत की गई थी? क्या बोलोगे? आप कहेंगे 28 जुलाई सन 2000 को। 2025 में पूछा गया है। भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई सन 2000 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% प्रतिवर्ष से अधिक की वृद्धि पर हासिल करना है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? तो 6 राज्यों में है। अब 6 राज्य कैसे याद करना है? लो, एक ट्रिक दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आधा तेल, क्या? आधा तेल यूपी में बिका। कहां पर बिका? आधा तेल यूपी में बिका। तो आंध्र प्रदेश में, कहां पर? तेलंगाना में। यूपी से यूपी में से महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र। बी से बिहार में, बिहार में। का से कर्नाटक में, कहां से? कर्नाटक में। ये 6 राज्य, 1 2 3 4 5 6। अब इनके अलावा कुछ भी ऑप्शन बन सकता है या बना होगा, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो आप कहोगे राजस्थान, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजस्थान लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा है, ठीक है। आगे आते हैं, बाकी बता दिया है कहाँ कहाँ पर है ना। कहा गया भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? 1983 में कहा गया मंडल आयोग, विधि आयोग, शाह आयोग, पुंछी आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बताओगे? तो आप कहेंगे कोई नहीं, सच में कोई नहीं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सन 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया। किसका? सरकारी आयोग का। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश SRS सरकारिया ने की थी। कहा गया श्री बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन इस आयोग के अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने सन 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे जो आपके आयोग दिए गए, जैसे मंडल आयोग 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु आई थी। शाह आयोग 1977 में आपातकाल के दौरान की गई आपके ज्यादतियों और सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए, ठीक है। आप बोलते हो ना ज्यादा ज्यादती ना करो हम पर ना। पुंछी आयोग वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की सुरक्षा के लिए आई थी। देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? पर्यावरण संबंधी कानून के लिए 2023 में पूछा गया। सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त 2014 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के साथ साथ उन्हें वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप लाने के लिए किया गया था। इस समिति ने 18 नवंबर सन 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? आप कहोगे सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग ना?
सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? धारा 100, धारा 101, धारा 135, धारा 130। पेट 2023 का धारा 100 के तहत। धारा 100 के तहत निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? किसने कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, अब्दुल कहा गया निस्तार या आपके सोमनाथ लाहिड़ी जी। पेट 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2023 वाला जो पेट हुआ था बहुत मतलब हाई फाई पेट हुआ था, कह सकते हो ना, हाई फाई, बिल्कुल कह सकते हैं। आइए, कहा गया सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। भारत में मानहानि को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, या आईपीसी को? तो आप कहेंगे 499, 499 में। व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, व्यक्ति के मान सम्मान के विरुद्ध कागज छपवाना मानहानि माना जाता है। इसमें धारा 500 के तहत मानहानि के लिए अधिकतम 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान भी किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा होगा? बताओगे कौन सा होगा? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 317 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पेट 2022 में प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान 1935 में भारत सरकार अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। कहा गया इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, बर्मा को भारत से पृथक किया जाना तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला लास्ट का, केंद्रों में द्वैध शासन की बात, आप इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान है, द्विस्तरीय सरकार है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। द्विस्तरीय सरकार नहीं है। भारतीय संविधान 395 आर्टिकल है, 22 भाग है, ठीक है, 322 भाग है, 12 अनुसूचियां सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, किंतु द्विसदनीय सरकार इसकी विशेषता नहीं, बल्कि यहाँ त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार का अस्तित्व है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? पेट 2022 में पूछा गया है, आप कहेंगे गृह मंत्रालय। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। यह आयोग देश में मानवाधिकार का प्रहरी है। यह आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। भारत के किस राज्य विधानमंडल ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण समावेशी विकास विधेयक पारित किया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और अमरावती को विधायी और आपके कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव है। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? स्थानीय सरकार। क्या बोलोगे? स्थानीय सरकार, ठीक है। स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत या राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है, जिसे राज्य की सरकार, राष्ट्रीय सरकार या संघीय सरकार इत्यादि नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 322, भारत के संविधान में निम्न में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कानून राज्य सूची, जेल राज्य सूची, कानून और व्यवस्था राज्य सूची, दंड प्रक्रिया संहिता आप कहेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत। आइए, क्या गया? पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची राज्य सूची के मध्य विषयों का बंटवारा किया है, जिनमें 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में। अभी जन स्वास्थ्य बताया था या सार्वजनिक स्वास्थ्य? राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 अनुसूचियों, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितने? 52 विषय हैं। चलिए आगे आते हैं, तो कितने? 52 विषय हैं। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा में खाद्य का गया अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1954 में। कब? 1954 में। कहा गया भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम जून 1955 को पूरे भारत में लागू हुआ। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का उद्देश्य भोजन में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रावधान करना है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1993 में, 1993 में। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग में संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है ना, जवाबदेही और मजबूत हो। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1955 में। कब? 1955 में। लोअर एग्जाम में पूछा गया। कहा गया हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है और यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानूनी रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख समेत यह न केवल हिंदू विवाह के लिए समारोह तथा पंजीकरण के लिए मान्यता प्रदान करता है, बल्कि तलाक के संबंध में भी नियम प्रदान करता है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 327 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। बताओगे सही आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 महाभियोग की प्रक्रिया है। किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आप कहेंगे राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाइए, ये बात गलत हो गई। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पर सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक कहा गया बहुमत से पारित किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो प्रथम जनजाति महिला हैं या आदिवासी महिला से हैं, लेकिन ये देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है वो कमेंट करके बताओगे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता। क्या होता है? विपक्ष का नेता, बाकी नहीं है कैबिनेट स्तर। महान्यायवादी आर्टिकल 76, ये आर्टिकल 148 से लेकर 151। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर वर्तमान समय में कौन है? कमेंट करोगे। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लिखो भाई। कैबिनेट स्तर का पद विपक्ष का नेता का होता है, जबकि भारत के महान्यायवादी को कैबिनेट में जांच का अधिकारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय या रिजर्व बैंक से संबंधित है। कैग आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं। कहा गया भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आप क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कपलानी जी, श्रीमती सुचेता कपलानी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी जी
विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 330 की तरफ आते हैं। भ्रष्टाचार निवारण निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। किसके? 1971, 1994, 1988, 2003। बताएंगे 1988। क्या बोलोगे? 1988। आगे आता है। सेशन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। अधिकांश संशोधन अधिनियम में मौजूद प्रावधानों को मजबूत करने और अपराधों को कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से किए गए हैं। मानसिक विक्षिप्ति का गया आपकी विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो धारा 84 के तहत धारा आपके 84। ठीक है, आ जाओ। कहा गया आपके व्यक्ति या अपराधी के दायित्व से मुक्त रहेगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा है तो अधिनियम कब लाया गया था? तो आप कहेंगे 2006 में लाया गया था। कब? सन 2006 में। 2005 में लाया गया, लेकिन ये लागू 2006 से होता है। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा न्याय प्रदान कराया जाता है। आरंभ में ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है। कहां पर? संपूर्ण भारत पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत का संघ किसके? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के हाथों पर होगा। ग्राम पंचायत किसके हाथों पर होगा? ग्राम पंचायत में क्या आएगा? सरपंच। नगर निगम में महापौर आते हैं, और राज्य में राज्यपाल आएंगे। सीधी सी बात है, तो मिलान कर लो क्या सही होगा। तो पहले का बी ना, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का सी। बी डी ए सी। ठीक है, वही बात यहाँ पर। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बताएं। कहा गया सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आपके राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय क्यों शामिल होगा भैया? राजस्व लेखपाल वालों संभल के देखो क्लास को ना, जितना देखोगे उतना ज्ञान वर्धित होगा, आपका बढ़ेगा। रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है। रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है। जबकि सामाजिक एवं आपके सामुदायिक सेवाओं पर व्यय राज्यों को अनुदान एवं अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय विकास व्यय में शामिल होता है। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? बताओ भाई। तो सुचेता कपलानी जी। कौन थी? सुचेता कपलानी जी। कहा गया सुचेता कपलानी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेबी कपलानी से विवाहित थे। 1963 में सुचेता कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। तब इनके पति आचार्य जेबी कपलानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि भारत की आजादी के समय कपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहां पर? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहा गया परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है। किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा था। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन अरस्तु ने कहा। अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित या रोक दिया गया भैया? पहले आप देखे होंगे कि ऐसा कार्य होते थे गांव में ना, तो आप कहेंगे 1993 से। कब? 1993। ठीक है, आगे। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान संसद में पारित किया गया था, और आपके हाथ से मैला उठाने तथा सूखा शौचालय बनाने या निषेध अधिनियम क्या कर दिया गया? पारित किया गया था। ठीक है, मतलब शौचालय बनाने की बात रखी गई थी। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मत से आपराधिक कानून या हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया, जो साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करती है। सही बात है। तो 12 साल से कम आयु की बालिकाओं से अगर रेप या बलात्कार होते तो मौत की सजा सीधे सुनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कहा गया विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप कहेंगे 1914, 1919, 1905, 1915। तो 1914 में। कब आता है? 1914 में। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू किए हैं बच्चे और उनको नहीं आते हैं, तो प्लीज आप लोग रिवीजन करें।
बैठ करके। ये रिवीजन क्लासें आपकी हैं बहुत शानदार तरीके से। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम 1914 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य विनाशकारी कीटों से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करना है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आप कहेंगे वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को सुझाव देने का कार्य करती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में हुआ और इसके अध्यक्ष आपके कहा गया वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया। इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लोएन है। इन्होंने इसका डिजाइन 1777 ठीक है 1777 में किया था। भैया ये बात याद कर लीजिएगा। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं जाना जाता या माना जाता है? परिवार, वंश, गैर सरकारी संगठन, जाति। लेकिन विधानमंडल कहां से आ गया भाई? कहा गया विधानमंडल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है, जबकि परिवार, वंश, जाति, संघ और गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज के रूप में जाने जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान किया गया? बताओ भाई किस में किया गया? क्वेश्चन नंबर 343 का क्या बोलोगे? क्या गया? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। अनुसूची 1 और 2 में किया गया था। कहां पर? अनुसूची 1 और 2 में। कहा गया भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 दिसंबर 1972 को लागू किया, जिसके अनुसार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के द्वितीय भाग में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा यह संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे आता है। अच्छा अगला, ओके, अगला सब्जेक्ट बदल जाता है। अब आता है भूगोल। भूगोल में पहले यहाँ पर शुरू होगा विश्व का भूगोल, तीसरा भाग। मतलब हमने आपको पूरी इतिहास पढ़ा दी, हमने आपको पूरा संविधान पढ़ा दिया। अब आएगा भूगोल, और अभी भूगोल शुरू नहीं करेंगे, अब भूगोल अगली क्लास में शुरू किया जाएगा। उससे पहले आप सभी लोगों को हम क्या देने वाले हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब यूपी पुलिस की कुछ दिन क्लास चलेगी, फिर इसकी क्लास चलेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, पढ़ाना है। ठीक है ना, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग बस धैर्यता के साथ अपनी क्लास लेते चलें। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देंगे। तो अगला वीडियो आपका भूगोल से संबंधित होगा, और उसमें सबसे पहले आएगा विश्व का भूगोल। किससे संबंधित? विश्व का भूगोल। ठीक है, तो आपको पॉलिटी की 3 क्लासें हो गई हैं, और आपके इतिहास की जितनी भी क्लासें हुई हैं, 4 क्लासें शायद हुई हैं, 4 या 5 क्लासें, तो वो सभी आप लोग करिएगा। सबसे पहले मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, PDF वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच।